Okay, so good evening. Today is the third last class of ours. The film analysis are over, and today is the last session for us to discuss about Western acting techniques. Okay, today we will be mainly talking about viewpoint system and little bit about biomechanics if time permits us. Okay. Mm, Before starting to the class, I just want to ask if you have any question so far. हमने अब तक 12 सेशन कर चुके हैं। कोई सवाल है आपके पास? Sir, later क्वेश्चन? I'll be sending you two, three questions. You can have a look at them later, and maybe tomorrow or day after tomorrow we can discuss them with others when you have the time. Yeah, sure. No worries. Thank you, sir. Can do that. Yeah, but get it done within the class. Okay, before the class is over, like before Wednesday. Wednesday is our last class. Get it done before that. Okay, sir. Okay. Yes. Okay, so today first we'll be talking about viewpoints and composition. जितना मुझे लग रहा है, you guys might not be much aware about the whole viewpoints and composition. It's comparatively new, not very new. Uh, और फिर ये जो practitioner है एन बोगट एंड टीना लैंडाउ, they also might not be very familiar. ठीक है, आई एम होपिंग सो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है। So basically, एन बोगट 1951 अगेन यूएसए में पैदा हुई है। बेसिकली शी इज ए थिएटर डायरेक्टर, राइटर, टीचर एंड थियरिस्ट। ओके। उन्होंने सिटी कंपनी को फाउंड किया था, साराटोगा इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, वेरी पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूट इन थिएटर, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम पढ़ाई है उन्होंने। ठीक है। known for her bold directorial approach, blending choreography, text, space, and ensemble energy. And deeply influenced by avant-garde theater. Avant-garde आप लोगों को पता है क्या? ये जो मूवमेंट वगैरह है वो आप थोड़ा सा पढ़ लिया करें। Avant-garde, because these simultaneously can apply to any of the art, film medium also and film medium also। ठीक है। तो ये avant-garde बोलने से आप एग्जैक्टली क्या समझते हैं या कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप avant-garde इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। avant-garde बेसिकली आइडियाज है। सारे इज्म जैसे एक आइडिया होता है, ये भी एक तरीके से आइडिया है, और नहीं तो मूवमेंट कह सकते हैं। avant-garde इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, जहाँ पे बाउंड्रीज को पुश करने की बात आती है। जो नॉर्म्स करके एक्सेप्ट किया गया है उसके परे जाके काम करने से ही बेसिकली avant-garde बोला जा सकता है। ठीक है। इसका मतलब है एकदम कटिंग एज अप्रोच। ठीक है। avant-garde होने के लिए बेसिकली एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव होना चाहिए। ठीक है। तो जो avant-garde के टाइम पे avant-garde था, वो आज के वक्त पे avant-garde नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ठीक है। अनकन्वेंशनल और रेडिकल होना चाहिए avant-garde होने के लिए। अहेड ऑफ इट्स टाइम होना चाहिए कि वक्त से परे ही चल रहा है। नए नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और बाउंड्री पुशिंग तो करना ही चाहिए। ठीक है। आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और फिल्म, ये चार में ही सबसे ज्यादा avant-garde देखने को मिलता है हमको। ठीक है। avant-garde में आप देखेंगे कि कुछ कुछ फिल्म्स पता कर लीजिए। ठीक है। बहुत सारे हैं अभी, जैसे द मिरर करके एक फिल्म है, द डिस्क्रीट चार्म ऑफ द बुर्जुआ करके एक फिल्म है, वेरी avant-garde। द कलर ऑफ पोमोग्रेनेट्स इज वेरी डियर टू मी, इट्स avant-garde फिल्म। आप लोगों ने शायद देखा होगा द कलर ऑफ पोमोग्रेनेट्स, नहीं है तो देख लीजिए, एग्जाम से पहले ही देख लीजिए। ठीक है। द ब्लड ऑफ ए पोएट इज अनदर वन। फिर फिर
मैन विद द मूवी कैमरा इज अगेन अनदर avant-garde फिल्म, ठीक है। हाँ, याद करके के बोला जा सकता है, आप लोग सिंपली ये करके भी देख ले सकते हैं, ठीक है, दैट्स द इजियर अप्रोच। ठीक है, तो avant-garde थिएटर प्रैक्टिशनर है, फिजिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर देती है और ईस्टर्न फिलोसफी से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, जस्ट लाइक ग्रोतोस्की, ओके। बहुत सारी किताबें भी लिखी है। टिना लैंडो ऑन द अदर हैंड 1962 में पैदा हुई है, न्यूयॉर्क में ही पैदा हुई है, डायरेक्टर, प्लेराइट एंड टीचर है। एंड देन वो भी डिवाइस थिएटर पे काम करती है, म्यूजिकल थिएटर बनाती है। स्पॉन्ज बॉब करके एक म्यूजिकल बनाया उन्होंने, विच गॉट वेरी पॉपुलर इन एज ब्रॉडवे म्यूजिकल। और उन्होंने और एन बोगर्ट ने मिलके द व्यू पॉइंट्स बुक बोल के एक किताब लिखी है, ए प्रैक्टिकल गाइड टू व्यू पॉइंट्स इन कंपोजिशन, दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द थ्योरी दैट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट, ठीक है। तो स्पॉन्ज बॉब क्या बोला आपने? स्पॉन्ज बॉब क्या बनाया था? स्पॉन्ज बॉब करके एक म्यूजिकल थिएटर बनाया था उन्होंने। ओके ओके। हाँ, स्पॉन्ज बॉब करके एक म्यूजिकल थिएटर बनाया था, जो ब्रॉडवे के लिए बनाया था, स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट। आप लोगों ने देखा होगा ना कार्टून स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट? हाँ सर, एक कार्टून आता था। यस 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 यस, Yes, उसी के ऊपर म्यूजिकल बनाया था, ब्रॉडवे म्यूजिकल, जो बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। तो ये जो व्यू पॉइंट्स एंड कंपोजिशन है, ये बेसिकली एक कोरियोग्राफर है, मैरी ओवरली करके, ठीक है। जैसे पीना बाउश वगैरह है, उस तरीके से मैरी ओवरली करके कोरियोग्राफर थी, जो मूवमेंट के जो क्लासेस कराती थी, उन क्लासेस में एज ए वोकेबुलरी इस दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। मैरी ओवरली के पास 6 व्यू पॉइंट्स थे। मैरी ओवरली के काम को देखते हुए उन्होंने एक 6 व्यू पॉइंट बने, दिस इज अराउंड 1970। ओवरली के जो व्यू पॉइंट्स है वो बेसिकली एस्थेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड थे, जो डांस को, मूवमेंट को डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। डिकॉन्स्ट्रक्शन हमने इससे पहले एक आध बार लूजली बात किया हुआ है। दे डिकॉन्स्ट्रक्ट इट एंड परफॉर्मेंस इनटू 6 एलिमेंट्स। वो 6 एलिमेंट क्या क्या है? स्पेस, शेप, टाइम, इमोशन, मूवमेंट, स्टोरी। ये 6 चीजों पे वो लोग मेनली फोकस कर रहे थे। स्पेस, शेप, टाइम, इमोशन, मूवमेंट, स्टोरी। एन बोगार्ट और टीना लैंडौ ने क्या किया? एन और टीना ने जाके ओवरली के 6 व्यू पॉइंट को और ज्यादा एक्सपांड किया और करके उसको 9 व्यू पॉइंट बनाए, और उनको एक्टर, डायरेक्टर, एंसेंबल, जो भी लोग ऑन फ्लोर काम कर रहे हैं, सबके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच बना दिया कि आप चाहे डिवाइस करो, चाहे आप स्क्रिप्टेड काम करो, कुछ भी काम करो, दिस 9 व्यू पॉइंट्स गोना हेल्प यू। उन्होंने वो जो 6 व्यू पॉइंट थे, स्पेस, शेप, टाइम, इमोशन, मूवमेंट, स्टोरी, उसके साथ उन्होंने 3 कॉम्प्लेक्स व्यू पॉइंट जोड़ दिए। वो कॉम्प्लेक्स व्यू पॉइंट क्या है? काइनेस्थेटिक रेस्पॉन्स, स्पेशियल रिलेशनशिप एंड टोपोग्राफी। ये 3 जैसे ही इंक्लूड हो गए, वैसे ही बोला जाता है कि ये जो मेरी ओवरली का मूवमेंट और डांस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थे या थियरी थे, वो कंप्लीटली डांस से लेके थिएटर में शिफ्ट हो गए। नाउ इन तीनों के साथ जो 9 व्यू पॉइंट्स आ गए, वो 9 व्यू पॉइंट्स को सेपरेटली डील नहीं कर सकते डांस के लिए, दे बिकेम प्योरली थिएटर मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब वो चाहते क्या थे? बिकॉज दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिएटर एंड एकेडमिक स्ट्रक्चर में दे यूज्ड टू डू थिएटर, दे वांटेड टू क्रिएट ए स्पॉन्टेनियस कोलैबोरेटिव फिजिकल एक्सप्लोरेशन। अब ये कोलैबोरेटिव शब्द क्यों आया? ये कोलैबोरेटिव शब्द इसलिए ये कोलैबोरेटिव शब्द इसलिए आया है बिकॉज जस्ट हाँ, ये कोलैबोरेटिव शब्द इसलिए आया है क्योंकि जो डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डायरेक्टर दैट केम एट मच लेटर पार्ट, ठीक है।
एकदम शुरुआत में थिएटर के केस में डायरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सिर्फ एक्टर और प्लेराइट एग्जिस्ट करते थे। प्लेराइट लिखते थे और वो लिखने में ही इतना ज़्यादा अपना थॉट क्लियर कर देते थे, क्योंकि वो सारा जो अभी तक हमने बात की सब टेक्स्ट फलाना फलाना फलाना, ये सब पता करने के लिए सबसे अच्छा इंसान कौन है? प्लेराइट। तो अब जब प्लेराइट नाटक खुद लिख ही रहा है, सो व्हाई नॉट ही डायरेक्ट्स इट, बिकॉज ही नोज इट द बेस्ट। तो नॉर्मली प्लेराइट ही डायरेक्ट करते थे। एक वक्त के बाद जाके एक थर्ड पार्टी का आगमन हुआ, जो डायरेक्टर कहलाया गया, जो इनिशियली मैनेजर कहलाता था। ठीक है। उनका काम होता था बेसिकली जो नाटक प्लेराइट ने बनाया है उस नाटक को आगे बढ़ाते जाना। अब नॉर्मली जो होता है कि ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ नाटक बढ़ाते जाते, रिहर्सल मैनेजर ये सब करते करते, आफ्टर अ पॉइंट ही स्टार्टेड टू डेवलप हिज ओन काइंड ऑफ विजन, and he wanted to incorporate those vision into it so that the playwright gets more free time to focus on writing more plays। ये करते 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 एक वक्त पे जाके एक ऐसे स्वतंत्र आदमी की इजाद हुई, एक पोस्ट का इजाद हुआ जो नाटक बनाने के लिए एक बहुत मुख्य माने जाने लगा। और फिर जब 18 लेट 18 सेंचुरी से जहाँ से डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत फ्लरिशिंग तौर पे शुरू होता है, वहां से जाके डायरेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया गया। ठीक है। सो एवरीथिंग स्टार्टेड टू बिकम मोर डायरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच, कि नाटक बेसिकली डायरेक्टर ही बनाता है, एक्टर उसमें जाके बस अपना पार्ट प्ले करता है, दैट आल्सो फॉलोइंग द डायरेक्टर्स विजन। ये चीज करते करते एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि जो आर्ट प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक हो जा रहा है। ठीक है। ऑटोक्रेसी आ जा रहा है, ऑथोरिटेरियन मेंटेलिटी डेवलप हो रहा है। तो वहां पे जाके कुछ डायरेक्टर को ऐसा लगा कि व्हाई थिएटर और एनीथिंग हैज टू बी ए डायरेक्टर्स मीडियम। ये सच है? Sir, can you please explain a little all these 9 viewpoints? समझा नहीं। Hello? यस यस, बताओ। Sir, I was saying, can you please explain these 9 viewpoints a little? उसी पे तो बात करेंगे, पूरा क्लास उसी में है। Okay, okay. हाँ, व्यू पॉइंट्स ही बात करना है आज। जस्ट वेट अ सेकंड। या तो जो कुछ डायरेक्टर को ऐसा लगा कि एक्टर को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट क्रिएटिंग द आर्ट अलोन। अब जब एक्टर को बराबरी का दर्जा देने की बात हुई, तो जाके बात आई डिवाइस प्रोडक्शन और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की, कि जो भी चीज होगी डायरेक्टर तब भी होता है, पर व्हाट एवर हैपेंस इट हैपेंस विद अ कोलैबोरेटिव डिसीजन विद डायरेक्टर एंड एक्टर। इसमें भी एक तरीके से विजन डायरेक्टर ही लाता है, द इनिशियल थॉट्स आर ऑफ डायरेक्टर्स, पर एटलीस्ट इसमें डायरेक्टर कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं करता है। डायरेक्टर इज मोर डेमोक्रेटिक, मोर ओपन टू एक्टर्स चॉइसेस। और जो वो मेकिंग होता है ना, वो मेकिंग में एक्टर्स कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। तो इस तरीके के काम में जब ये 9 व्यू पॉइंट्स एडॉप्ट किए गए, उससे क्या हुआ? ऑन्सेम्बल डिवाइसिंग, मतलब ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे, ये बहुत आसान हो गया। रिहर्सल प्रोसेस में बहुत मदद मिली, एक्टर ट्रेनिंग में बहुत मदद मिली, स्पेशियल कंपोजिशन में बहुत मदद मिली। स्पेशियल मतलब रिलेटेड टू स्पेस, तो बेसिकली स्पेस बनाने में बहुत मदद मिली। इसको सबसे पहले सिटी कंपनी जो एन ने बनाया था उसके ऊपर अप्लाई किया गया, और ऑल्सो उसके साथ साथ जो तादाशी सुजुकी करके एक एक्टिंग ट्रेनर है, ठीक है, तादाशी सुजुकी, जो सुजुकी ट्रेनिंग मेथड करके जापान में बहुत रिगोरस फिजिकल थिएटर की ट्रेनिंग कराते हैं, वो अभी भी है, आज भी लोग जाते हैं। जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड वेंट टू जापान टू लर्न सुजुकी मेथड फ्रॉम सुजुकी हिमसेल्फ। ठीक है। तो व्यू पॉइंट से ही सुजुकी स्टार्टेड डेवलपिंग हिज मेथड। तो व्यू पॉइंट्स को बनाने का जो बेसिक पॉइंट है, वो पॉइंट आया था द नीड, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट हैज ड्रिवन देम टू फाइंड आउट समथिंग लाइक दैट। तो वो आया था इम्प्रोवाइजेशन से। ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन करते हुए किस चीज़ का ध्यान रखें, इम्प्रोवाइजेशन कैसे करें, क्यों करें, उन सब चीज़ों से ही व्यू पॉइंट्स का इजाद हुआ है। उन्होंने 6 चीज़ें भले ही मैरी ऑरविल से लिए हो, ओवरली से लिए हो, पर उन्होंने उसके साथ साथ 9 चीज़ें और भी जोड़ी हैं। ठीक है।
व्यू पॉइंट्स को स्तानिस्लावस्की के बाद, बाद मतलब बहुत बाद, एक बहुत बड़ा शिफ्ट माना जाता है, ठीक है। क्योंकि व्यू पॉइंट्स एक बहुत ब्रेकअवे है फ्रॉम साइकोलॉजी और रियलिज्म। रियलिज्म की बात एकदम नहीं करता, जो बहुत ज़्यादा स्पेशियल है, मतलब स्पेस से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा टेम्पोरल है, और बहुत ज़्यादा काइनेस्थेटिक रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। अब काइनेस्थेटिक रिलेशनशिप क्या है? काइनेस्थेटिक बोलेंगे तो और बहुत आगे चले जाएंगे, धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। व्यू पॉइंट्स को एक तरीके से टूल के तौर पे देखा जाना चाहिए, और ये टूल किस किस के साथ मेल खाता है? पहला मेल खाता है ये ग्रोतोस्की के फिजिकल थिएटर के साथ। दूसरा मेल खाता है, जो हम अभी क्लास के एंड तक बात करेंगे, मायरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स के साथ। और इसके काफी सारे पॉइंट्स, काफी सारे अंडरस्टैंडिंग थियरी बहुत मिलते जुलते हैं हमारे इंडियन ग्रुप मूवमेंट के साथ, जो जैसे छाव है, अक्षय यक्षगाना है। छाव इज बेसिकली उड़ीसा कोलकाता का डांस फॉर्म है, और यक्षगाना इज फ्रॉम कर्नाटक, यस, कर्नाटक, ठीक है। उसके साथ साथ अभी जो हमने 9 व्यू पॉइंट की बात की है, ठीक है, ये 9 व्यू पॉइंट बेसिकली परफॉर्मेंस को, मूवमेंट, स्पेस, टाइम, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस पैदा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। अब जो 9 व्यू पॉइंट है, उसको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है टाइम बेस्ड, और कुछ है स्पेस बेस्ड, जो स्पेशियल है, ठीक है। अब टाइम बेस्ड कौन से हैं? जैसे टेम्पो हो गया। टेम्पो आपको समझ में आता है, स्पीड जिससे मूवमेंट हो रहा है, टेम्पो। म्यूजिक में भी, साउंड में भी आपने टेम्पो सुना होगा। फिर ड्यूरेशन है, कि किस वक्त तक, कितने वक्त तक सीक्वेंस लास्ट कर रहा है। परफॉर्मेंस नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट के सीक्वेंस। फिर रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ फिजिकल हो, वोकल एलिमेंट हो, जेस्चर हो, कुछ छोटे छोटे मूवमेंट हो, उसका रिपीटेशन है। फिर आता है काइनेस्थेटिक रेस्पॉन्स। काइनेस्थेटिक रेस्पॉन्स मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू एक्सटर्नल मूवमेंट और साउंड, ठीक है। सबसे अटपटा टर्मिनोलॉजी यही लगता है काइनेस्थेटिक रिलेशनशिप, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स, ठीक है, रिएक्शन टू एक्सटर्नल मूवमेंट और साउंड। अब ये एक तरीके से फिजिकल अवेयरनेस की बात करता है, एक तरीके से दो बॉडीज के बीच में जो स्पेस है उसकी बात करता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं तो कैसे करोगे? किस तरीके से आप रेस्पॉन्ड करते हैं, आपकी टाइमिंग क्या है, उसके ऊपर बात करता है, ठीक है। काइनेस्थेटिक को समझने के लिए तीन चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है। एक है स्पेशियल अवेयरनेस, मतलब आप इसकी स्पेस में है, आप किसी ऑब्जेक्ट से या कोएक्टर से कितनी दूरी पे है, आपकी ओरिएंटेशन क्या है, कौन सा सबटेक्स्ट है, मूवमेंट क्या है, किस तरीके से आप प्रेजेंट है उस मोमेंट में। एक तरीके से वो एक सराउंडिंग के साथ स्पेशियल अवेयरनेस की जरूरत है। दूसरी जो आपको जरूरत है, दैट इज काइनेस्थेशिया। काइनेस्थेशिया मतलब आप जो मूवमेंट करने जा रहे हैं थ्रू योर बॉडी, उसका अवेयरनेस। और उसका अवेयरनेस आपके एकदम मसल तक की डिटेलिंग में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और थर्ड जो है वो है प्रोप्रियोसेप्शन। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो आपके लिए नई हो सकती है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन इट्स बेसिकली अवेयरनेस ऑफ योर ओन बॉडी। ओन बॉडी को प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी है, अगर आप एक्टिंग मेथड में जाके एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इनको, तो फिर ठीक है। हम्म,
लेकिन ये सब टर्मिनोलॉजी से आपके एमसीक्यू के सवाल आने के चांसेस कम है थोड़े, है ना, बिकॉज दिस आर वेरी कॉन्टेम्पररी। तो मुझे लग नहीं रहा है कि इतना तक जाएंगे, पर फिर भी एक एक बार आपके कान में टर्मिनोलॉजी आ जाए तो एटलीस्ट यू विल बी अवेयर कि ओके समथिंग रिलेटेड टू दिस वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट। ठीक है, तो ये चार हो गए टाइम बेस्ड थिंग्स। फिर आता है स्पेस बेस्ड। उसमें है स्पेस, जो कॉन्टूर है या शेप फॉर्म जो भी आप बात करो उसके ऊपर। फिर है जेस्चर। जेस्चर में दो तरीके के हैं, एक है बिहेवियरल जेस्चर जो रोजमर्रा की चीजों में मतलब मैनरिज्म के जो आप बात करते हैं। फिर आता है एक्सप्रेसिव, जो इमोशन से रिलेटेड जेस्चर आ रहा है उसको एक्सप्रेसिव जेस्चर कहा जा रहा है, और जो मैनरिज्म के तौर पे बाहर आ रहा है उसको बिहेवियरल जेस्चर कहा जा रहा है। स्पेस बेस्ड एक और पॉइंट है आर्किटेक्चर, बेसिकली आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या है। और फिर स्पेशल रिलेशनशिप जो हमने ऑलरेडी बात की है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी, कि किस सरफेस में आप काम करने जा रहे हो, कौन से सरफेस से कौन से सरफेस में चेंज हो रहा है, या एक ही सरफेस में जो भी कर रहे हो उसका एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब ये जो व्यू पॉइंट्स है ये सिर्फ आपको कैरेक्टर समझने में नहीं, उसके कॉम्पोजिशन में भी मदद करता है कि एक सीन में आपके पूरी कॉम्पोजिशन क्या है, एक सीन कैसे बन रहा है, कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है। कंपोजिशन के लिए जैसे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके के मोटिव, किस तरीके के बीट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरीके की इमेजरी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब विजुअल क्या क्या है, आर्किटेक्चरल कुछ डिसीजन है क्या, कोई जक्सटापोजिशन है क्या, कॉन्ट्रास्टिंग बॉडी स्पेस, ये इस तरीके से बात करेगा। हर एक चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज वो ऐसे ही बात करेगा कि इट्स मोर ऑफ टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस इन एवरी सेंस। हमने इससे पहले भी बात किया है अवेयरनेस के बारे में, पर ये जो अवेयरनेस है इसीलिए बोलते हैं कि सबसे मेजर ब्रेक हुए, क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस को भी इतने सारे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। डिफाइन किया है रादर पॉइंट आउट करके बताया है कि आपको इसी दिशा में अवेयरनेस बढ़ाना है, सो दैट द अवेयरनेस आल्सो बिकम्स काइंड ऑफ ए प्रेस्क्राइब्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ठीक है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की वजह से इसको फॉलो करना लोगों के लिए आसान बन गया है। ठीक है, अब इसमें जैसे ब्लॉकिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, इमेजरी के ऊपर आपको ध्यान देना है, कॉन्ट्रास्टिंग बॉडी इन द स्पेस जो भी प्लेस किया गया है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सारा अवेयरनेस के बाद जो आप मूवमेंट करेंगे उसी को बेसिकली व्यू पॉइंट कहा जा रहा है। व्यू पॉइंट एंड कॉम्पोजिशन, आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना है और उस अवेयरनेस के साथ स्पेस में काम करना है। किस किस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, कंपोजिशन में क्या क्या होगा, उसको समझना ही बेसिकली मेजरली टेक्निक है, जो भी ये टेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो चीज समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अचीव। ठीक है, उन्होंने कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताए हैं। एक एक्सरसाइज है व्यू पॉइंट्स जैम करके। जो 9 व्यू पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं वो 9 व्यू पॉइंट्स एज ए ग्रुप, एज एन ऑन्सेम्बल आप स्पेस में आते हैं और एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्लोर करना बहुत इजी है क्योंकि ये कैसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ये स्पेस, शेप, टाइम, इमोशन, मूवमेंट, स्टोरी, इन सब के बारे में बात कर रहा है। अब ये सब जब भी आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट होगा या कोई भी कंटेंट होगा तो आप ऑटोमेटिकली उससे ये चीज़ें निकाल ले ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग है और आपके डायरेक्टर के पास कोई अंडरस्टैंडिंग है तो बातचीत करके आप कोई एक नई अंडरस्टैंडिंग भी अगर बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, पर एटलीस्ट दीज व्यू पॉइंट्स आपके पास बहुत क्लियर होगा। तो इनको मद्देनजर रखते हुए यू आर सपोज टू एक्सप्लोर द फ्लोर। ठीक है, अब जब आप फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो जो आपके डायरेक्टर होंगे या जो भी फैसिलिटेटर होगा वो बोलेंगे कि टेम्पो, शेप, तो व्यू पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, और एक्टर ऑटोमेटिकली उसी के फोकस्ड
रेस्पॉन्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग स्पेस में घूम रहे हैं, अगेन लिटिल बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड इन एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट से ऑनलाइन में। अगर मान लीजिए सपोज आप स्पेस में मूव कर रहे हैं, कोई भी एक स्पेस मान लीजिए आप है या आपके कमरे में वही आपका रियल स्पेस है, वही परफॉर्मेंस स्पेस है, आप घूम रहे हैं एंड सडनली द डायरेक्टर्स कॉल्स की शेप, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो ऑन्सेम्बल है वो ऑन्सेम्बल शेप को ध्यान में रखते हुए रेस्पॉन्ड करेंगे। मतलब अब ये कैसा रेस्पॉन्स है, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कंटेंट क्या है। अब ये एक हो सकता है कि सारे ऑन्सेम्बल ने मिलके एक कोई शेप क्रिएट किया, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से किसी किसी पर्टिकुलर शेप के साथ जाके एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अब जब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई टेबल रखा है तो आपने टेबल में जाके लिखना शुरू कर दिया, नहीं, आपने टेबल के साथ टेबल जैसा ही कोई रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप टेबल में बैठ के लिख रहे हैं, उसका यूज क्या है, डिफरेंट यूज, मल्टीपर्पस यूज समझना पर्पस नहीं है। उसके लिए तो ऑलरेडी बेसिक एक्सरसाइज में ही वो पता चल जाता है कि आपको एक बॉटल देते हैं, बोलते हैं कि उसको 7-8 तरीके से इस्तेमाल करो, तो आप उसको बैट बनाते हैं, बेबी बनाते हैं, दिया बनाते हैं, कैंडल बनाते हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर। दिस इज टॉकिंग अबाउट कि आप उसके साथ एक टेबल जैसा संपर्क बनाओ, एक ऑब्जेक्ट जैसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, एक टेम्पो मतलब एक टेम्पोरल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, किसी तरीके से रिएक्ट करो उसके साथ, ठीक है। तो उससे होता क्या है, जो टेबल को आप सिर्फ टेबल मान रहे थे, ये टेबल आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज द टेबल बिकम्स योर को एक्टर, और उसी के रेस्पॉन्स में अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा स्पेशियल सेंसिटिविटी की जरूरत है, ठीक है। और क्योंकि इसके ऑन्सेम्बल की बात करते हैं ना, ऑन्सेम्बल में एक तरीके से कोरियोग्राफिक मूवमेंट होता है। कोरियोग्राफिक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे कोरियोग्राफिक फिल्म में, स्टेप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन्सेम्बल जैसे आप लाला लैंड देख लो, लाला लैंड में कुछ हद तक ऑन्सेम्बल है। फिर अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक बहुत ज्यादा स्पेशियल सेंसिटिविटी होता है, क्योंकि फिर क्या होता है, एक्टर को ऑन्सेम्बल में मूव करने में या काम करने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। अब एक आर्गुमेंट ये आता है कि फिर फिल्म वाले एक्टर, स्क्रीन एक्टर इसका इस्तेमाल क्यों करें, इसको प्रैक्टिस क्यों करें। इसको प्रैक्टिस इसलिए करें ना कि उनको डांस करना है या कोई कोरियोग्राफी बेसिस थिएटर करना है, वो इसका एक्सेस इसलिए करते हैं, इसका प्रैक्टिस इसलिए करते हैं सो दैट उनके अंदर वो सेंसिटिविटी डेवलप करे, जिसको मद्देनजर रखते हुए, जिसको यूज करते हुए, जिसको इनकॉर्पोरेट करके वो ऑन स्क्रीन एक्टिंग बेहतर कर सके, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग ए 2 मिनट ब्रेक, हाँ पानी पी के आ रहा हूँ। ओके आई एम बैक। दूसरा है ग्रिड वर्क, ठीक है। ग्रिड वर्क इज वेरी इजी एक्सरसाइज, ये आप अकेले भी कर ही सकते हैं। कोई भी ओपन स्पेस में जाके एक ग्रिड मेजर करते हैं, मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं या ड्रॉ भी कर सकते हैं, कैसे भी, बेसिकली वर्टिकल लेंस एंड हॉरिजॉन्टल लेंस, ग्रिड आपको समझ में आ रहा है। अब उसमें आपको चलना है ग्रिड में,
ग्रिड में चलते हुए आपको जो जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो है टेम्पो, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब किस दिशा में आप जा रहे हैं, स्पेशल प्रॉक्सिमिटी, कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे कितना दूर है, कितना पास है, पास जाने से क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, दूर जाने से कौन सा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, आई कॉन्टैक्ट विथ को एक्टर्स एंड ए शार्प फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, एंड यूज ऑफ आर्किटेक्चर, कि कोई भी चीज उधर है या स्पेस जैसा भी है उसको इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडियो या रिहर्सल स्पेस आप लोगों ने अगर देखा होगा, अब देखते हैं कि कभी कभी रिहर्सल स्पेस में क्लटर भी होता है कि इधर कुछ सामान रखो उधर कुछ सामान रखा है, ऐसे भी होता है। और जब एक्सरसाइज होता है आप फिर बीच में से थोड़ा सा खाली जगह निकाल लेते हैं कि भाई इधर काम करेंगे, पर व्यू पॉइंट्स कह रहे हैं कि बीच में से खाली जगह नहीं निकालिए, जो भी स्पेस आपको दिया गया है, जिस भी स्पेस में आप काम कर रहे हैं उसका जो भी आर्किटेक्चर है उसको बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करिए, उसको बहुत अच्छे से परसीव करिए और रिस्पॉन्ड करिए। जैसे मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ उधर एक बहुत ही अच्छा डेस्क है, एक बहुत अच्छा रिवॉल्विंग रिक्लाइनर कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, ओके। पर मेरे ठीक सामने ही इस कमरे में एक ऑड पुराना स्टील का अलमीरा रखा हुआ है, ऐसे एकदम रस्टिक टाइप का। तो जब मैं शुरू शुरू में इस कमरे में आता था ना तो मुझे बहुत अटपटा लगता था कि अरे यार ये इस कमरे में सब साफ सुथरा है, नया पेंट हुआ है, एवरीथिंग इज लाइक वेरी स्पीक एंड स्पैन, एंड देन दिस वन शैबी ऑब्जेक्ट जो इधर पड़ा हुआ है। पर अभी ऐसा नहीं लगता, अभी लगता है ये इस कमरे का ही पार्ट है, बिकॉज आई एक्सेप्टेड इट, आई एक्नोलेज इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो आपको भी स्पेस में कोई भी चीज हो उसके एग्जिस्टेंस को एक्नोलेज करना चाहिए और उस पर रेस्पॉन्ड भी करना चाहिए, ठीक है। आपको फिर ये अवेयरनेस डेवलप करना पड़ेगा कि उसको देखते हुए, उसको अप्रोच करते हुए कि अभी मैं उससे जितनी दूर पे बैठा हूँ अगर मैं उसके पास जाके बैठूँ या उस पर टेक लगा के बैठूँ, उस पर सिर रख के बैठूँ या कभी दिन उसको पकड़ के खड़ा हो जाऊं, तो हाउ वुड आई फील। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी considered. The third thing is टेब्लो कंपोजिशन। टेब्लो कंपोजिशन क्या है? टेब्लो कंपोजिशन मतलब ग्रुप कंपोजिशन, बेसिकली ब्लॉकिंग के बारे में। फिल्म में जो भी आपको लगता है ना ऐसे स्टिल मोमेंट होता है विच इज लाइक कम्स आउट एज ए इम्पैक्टफुल इमेज, उस चीजों की बात कर रहा है, ठीक है। तो हर एक जो ग्रुप इमेजेस है या टेब्लो बोल रहे हैं वो लोग, तो उसको शेप, जेस्चर, लेवल, स्पेशल रिलेशनशिप, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। और फिर जो भी आपके लिए प्रॉम्प्ट होगा कि रेजिस्टेंस, सेलिब्रेशन, एलिनेशन, तो जैसे भी प्रॉम्प्ट होगा उसके रिलेटेड चीज़ें बनानी है। थोड़ा बहुत जो एन और टीना बात करते हैं ना उसके हिसाब से थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टिज्म है इस पूरे टेक्निक के प्रैक्टिस में भी और उसके एग्जीक्यूशन में भी। पर उस एब्स्ट्रैक्टिज्म को करते हुए आप अपने अंदर क्या डेवलप कर रहे हैं, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द फिल्म एक्टर्स, ठीक है। ये टेब्लो वाले उससे एक विजुअल स्टोरी टेलिंग पता चलता है, ठीक है। क्योंकि आप जब खुद करते हैं ना आप सिर्फ ऑडियंस को देखते हैं, खुद को नहीं देखते हैं। पर आप जब एक ensemble के साथ क्रिएट करते हैं और खुद को उसका एक यूनिट मानते हैं तो आप खुद को भले ही ना देख सके, एटलीस्ट आप ensemble को देख सकते हैं। और दो से ज्यादा लोग होते ही ग्रुप में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप एज एन इंडिविजुअल ensemble में बहुत माइनॉरिटी हैं। दो में तो इक्वल पार्टनर हो गए, तीन से ही माइनॉरिटी हो गए, बिकॉज यू आर वन एंड दे आर टू। तो इंडिविजुअलिटी को छोड़ के कलेक्टिव को देखना, कलेक्टिव में फोकस करना का भी एक बहुत बड़ा पर्पस है इसका। फिर आता है एक्सप्रेसिव एंड बिहेवियरल जेस्चर, जो हम बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट, इंटरनेशनल इंटरनल इमोशन जो भी है उसको एक्सप्रेस करो, इमोशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही है वो एक्सप्रेसिव जेस्चर के तौर पे आप डिसाइड करो। और जो बिहेवियरल जेस्चर है डेली का, जैसे चाय बनाना, ब्रश करना, जूते बांधना, अ, कंघी करना, ये सब चीज़ें बिहेवियरल जेस्चर में आता है, ठीक है। तो उनको भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आपका जो जेस्चर की वोकेबुलरी है, मतलब ये दो टाइप के जेस्चर, ये वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको दो तरीके के
डिस्टिंग्विश्ड जेस्चर डिसाइड करने चाहिए। एक है नेचुरलिस्टिक, एक है पोएटिक। इनका कुछ बहुत खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बेसिकली मूड पे डिपेंड कर रहा है कि उस मोमेंट पे व्हाट इज द नीड। ठीक है। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर एंड ऑब्जेक्ट इम्प्रोवाइजेशन। ऑब्जेक्ट थिएटर करके एक थिएटर है जहाँ पे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट और बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट बिकम्स द कैरेक्टर ऑफ द परफॉर्मेंस। उसमें कभी कभी एक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। एक्टर किस कैपेसिटी में इन्वॉल्व होते हैं? एक्टर कभी कभी एज एन एक्टर लाइव ह्यूमन बीइंग ही इन्वॉल्व होते हैं, और कभी कभी एक्टर एज एन ऑब्जेक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ताकि वो ऑब्जेक्ट के साथ सेंसिटिविटी बढ़े। खैर, वो ऑब्जेक्ट थिएटर में तो एक्टर बाकायदा ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वही इंटरेक्शन आपको इधर भी व्यू पॉइंट्स में करना है कि जो भी चीजें आपके स्पेस में रखी है, आपके फ्रेम में रखी है, आपके सीन में रखी है, वो सारी चीजों के साथ आपका एक इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। सो नथिंग इज प्लेस्ड विदाउट द अवेयरनेस कि आपके जो अवेयर्ड स्पेशल अवेयरनेस है उसके अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है और असल में वो चीज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। और फिर आता है इमेजिनेशन, ऑब्जेक्ट इम्प्रोवाइजेशन, कि आपने कुर्सी को एक पहाड़ मान लिया, अब आप कुर्सी पे चल रहे हैं। ठीक है। टेबल को एक गुफा मान लिया, कोयले का खदान मान लिया, और अब टेबल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके के काफी सारे इमेजिन इम्प्रोवाइजेशन भी आप कर सकते हैं। और फिर उसका आर्किटेक्चर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि टेबल के नीचे, मतलब बहुत बड़ा टेबल है, उसके अंदर जा रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल खदान होगा, तो फिर किस तरीके से डील करना है उसमें। मेजर पर्पस जो भी है, तो उस हिसाब से आपको आर्किटेक्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े टेबल के नीचे अगर जा रहे हैं और आपके सीन का पर्पस है कि यू आर बिकमिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो आपको उसके अंदर एक क्लॉस्ट्रोफोबिक आर्किटेक्चर के तौर पे ही डील करना पड़ेगा। बड़े टेबल के नीचे ऐसे खुला वाला कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। सो बेसिकली आप कुछ भी करेंगे, इट्स ऑल रिलेटेड टू द स्पेस अराउंड यू, और उस स्पेस को आप कैसे बना रहे हैं, और नहीं तो आप कैसे परसीव कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। एक और जो इसकी खास बात है, ये कह रहा है कि नैरेटिव के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बिकॉज नैरेटिव डिपेंडेंसी forces us towards an unidirectional अप्रोच। मतलब आप अगर कोई स्टोरी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, तो उसका, अभी तक हम जब बात कर रहे थे कि काफी सारी चीजें हो सकती है, पर एक जो उसका ग्रेटर नैरेटिव है, ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है, उसका एक यूनिडिरेक्शनल अप्रोच होगा ही होगा। तो व्यू पॉइंट्स के इनका कहना है, एन और टीना का कहना है कि कोई भी चीज अगर उठाओ तो उसका जो नैरेटिव डिपेंडेंसी है उसको हटाओ और उसको एक एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी टेलिंग में बदल दो, सो दैट इट बिकम्स मल्टी डायरेक्शनल। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोई भी ऑडियंस जब कोई परफॉर्मेंस देखता है तो हर एक के लिए वो अलग होता है, हर एक अलग अलग समझता है, हर एक चीजों को अलग तरीके से परसीव करता है। पर ये लोग कह रहे हैं कि आप इनिशिएट ही मल्टी डायरेक्शनल से करो। आप अप्रोच में ही यूनिडायरेक्शन मत रखो, अप्रोच में ही मल्टी डायरेक्शन रखो, और उस मल्टी डायरेक्शन से ऑडियंस के परसीव करती है, दैट्स ऑडियंस प्रॉब्लम। ठीक है। फिजिकल मेटाफर को एक्सप्लोर करो रादर देन बड़े बड़े एक्शन से ज्यादा जेस्चर को यूज करो, मेटाफर को यूज करो, और फिर बहुत ज्यादा सिमेट्री से ज्यादा एसिमेट्री यूज करो, साइलेंस रिदम से ज्यादा कैओस को इस्तेमाल करो। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करो व्यू पॉइंट्स के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो ऑड चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तभी आपको कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट्स में जो पॉइंट्स बताए गए उन पॉइंट्स को
नजरअंदाज मतलब उन पे फोकस करने की जरूरत होगी। ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए स्टैनिस्लावस्की के साथ कंपेयर करके, तो एक तो पहली बात है रियलिज्म नहीं है। ठीक है। नॉन साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्टिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। ग्रोतोस्की के साथ देखो तो ग्रोतोस्की बॉडी को बहुत ऐसे रिचुअलिस्टिक वेसल बना दिया, पर इन लोगों ने बॉडी पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है। अब बॉडी पे ज्यादा फोकस किया मतलब व्यू पॉइंट्स में भी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा कट ऑफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टेक्निक पे ध्यान दो, टेक्निक करोगे तो आपको इवेंचुअली आएगा ही, स्पिरिचुअलिटी को बहुत कॉन्शियसली फॉलो नहीं भी करने से चलेगा। माय रोल के साथ तो खैर थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज ही है, बायोमैकेनिक्स से काफी चीजें उठाया है इन्होंने। माइजनर जो रिएक्टिविटी की बात करता है कि रिएक्शन करो, इनका कहना है कि रिएक्ट करो पर सिर्फ पार्टनर को लिए नहीं, पूरे स्पेशल रिएक्शन ही आपको आना चाहिए। मतलब आप अगर किसी के साथ बैठ के किसी कैफे में बात कर रहे हैं, तो आप ना तो सिर्फ पार्टनर पे रिएक्ट करते हैं, आप उसके साथ साथ उस पूरे कैफे के जो स्पेशल अवेयरनेस है उस पर भी रिएक्ट करते हैं। इसका एक बहुत सुपरफिशियल एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ जाके बैठ के कैफे में एक कप कॉफी पी रहे हैं। ठीक है। और भी रैंडम लोग होंगे ही। अब बात करते करते एक पॉइंट पे आपको लगा कि सामने वाले ने कुछ बहुत ज्यादा ऑफेंसिव या हार्टफुल कुछ कह दिया, विच इज काइंड ऑफ ट्रिगरिंग फॉर यू। आप अगर आप माइजनर के इससे रिएक्ट करने लग जाएंगे तो आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से बहुत लाउड रिएक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है। पर व्यू पॉइंट्स कह रहा है कि अगर आप स्पेशल अवेयरनेस पे ध्यान देंगे तो आपको इमीडिएटली ध्यान में आएगा कि मैं इस आदमी के साथ या इस जो भी है तुम्हारे साथ उसके साथ अकेले नहीं हूं, सो आई शुड नॉट गिव ए लाउड रिएक्शन। तो आप टोन डाउन करते हैं और गुस्से में एक दूसरे काइंड ऑफ रिएक्शन आप देते हैं विच इज अप्रोप्रिएट टू द स्पेस जहां भी आप हैं। तो व्यू पॉइंट्स कह रहे हैं कि इस लेवल तक की जो अवेयरनेस है, इतने सेंसिटिविटी के साथ, इतने लॉजिकल के साथ, वो चीज व्यू पॉइंट से आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो उनके किताबें वो तो मैंने बोल ही दिया है, दोनों मिलकर जो किताब लिखे दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस टेक्निक। ठीक है। इसके साथ साथ एन बुगर्ट ने, टीना ने नहीं, हाँ एन बुगर्ट ने मेकिंग के ऊपर, ठीक है, अब वो थिएटर मेकिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, कुछ परफॉर्मेंस मेकिंग हो, मेकिंग के ऊपर 7 पॉइंट बताए हैं और उनके ऊपर 7 ऐसे लिखे हैं। ठीक है। वो 7 पॉइंट क्या क्या है? वायलेंस, मेमोरी, टेरर, इरोटिसिज्म, स्टीरियोटाइप, एम्बेरसमेंट। उनका कहना है कि ये 7 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे आपके मेकिंग में, तो फिर आपकी आर्ट मेकिंग जो है वो कभी भी मीनिंग को लूज नहीं करेगी। इट विल ऑलवेज हैव ए डीपली फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। और ये 7 चीजों को समझ के उनके ऊपर आपको गौर करना है। ठीक है। व्यू पॉइंट्स और जो कंपोजिशन है इनके अच्छा छाओ और ये जो अक्षगन है वो तो बताया ही है। कथकली में भी उसके रेफरेंस मिलते हैं, रस थ्योरी में भी कुछ कुछ रेफरेंस। अब रेफरेंस मिलते हैं का मतलब ये है कि वो जिस तरीके की टेक्निक की बात कर रहे हैं, इन सम अदर वेज, इन सम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, with some different terminology, these particular few forms were practicing all these things। कि वो अवेयरनेस की बात किसी और तरीके से कर रहे थे, वो उसके बाद किस तरीके की प्रैक्टिस करते, कितनी क्लोज प्रोक्सिमिटी में काम करते हैं, ये कथकली, छाव, यक्षगान, इंडियन फोक थिएटर, इन सब में फोक व्यू पॉइंट्स के एलिमेंट्स बहुत भर भर के इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखता है। ठीक है।
बहुत शॉर्टली ये 7 जो पॉइंट्स हैं वो बात कर लेता हूँ। पहला जो है वायलेंस, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स एक्चुअली एक किताब है और वो किताब हम फाइनल ईयर के डायरेक्शन में पढ़ते हैं। तो उसको पढ़ना इज लाइक ए सेमेस्टर वर्क। मैं जब ये 7 पॉइंट पढ़ा तो इट टेक्स अप होल सेमेस्टर। तो मैं आपको बहुत डिटेल में जाके बोर या कॉन्फ्यूज तो नहीं करूंगा, पर जैसे मान लीजिए जब वायलेंस की बात करता है, वायलेंस बोलने से वो ये समझाना चाहता है कि कोई भी इमिटेट मत करे, कोई भी पेसिफाई ना करे किसी भी चीज को। थिएटर या परफॉर्मेंस कुछ भी हो, वो इमिटेट ना करे, ना तो पेसिफाई करे, वो समथिंग डिस्कवर करने के लिए कोशिश करे, ठीक है। ये डिस्कवरेशन, ये जो डिस्कवरेंस है वही बैलेंस है। एक तरीके का डिसरप्शन होना चाहिए आपके परफॉर्मेंस में, एक तरीके का शॉक होना चाहिए, है। फिर बोलती है मेमोरी की बात। मेमोरी मतलब जो भी खो गया है उसको रिमेम्बर करो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, थिएट्रिकल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मेमोरी को रिमेम्बर करो, जो भी खो गया है, जो भी मिल नहीं रहा है, और फिर एक मेमोरी स्ट्रक्चर के नैरेटिव बनाओ जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर है टेरर। टेरर इज बेसिकली वल्नरेबिलिटी, ठीक है। ये टेरर को टेरराइज करने के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, रादर इट्स लाइक एन इनएविटेबल पार्ट हो गया है कि इसके बारे में बात करेंगे तो ये दिखाना ही पड़ेगा, इसके बारे में बात करना ही पड़ेगा। हाउ टू बी वल्नरेबल, हाउ टू टैकल फेलियर, नाटक में किस तरीके से आफ्टर फेलियरिंग मल्टीपल टाइम्स एक परफॉर्मेंस को फिर भी कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस की जेन्युइनिटी क्या है, तो ये बोलते हैं, एन बोगट बोलती है कि टेरर जो है वो एक परफॉर्मेंस का बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है। जो मैं आज भी बताता हूँ, ये आप लोगों को भी बहुत लोगों ने बताया होगा कि कोई अगर आप आके बोल रहे हो कि अरे बाप रे, परफॉर्मेंस से पहले एकदम स्टेज में जाने से पहले बहुत डर लगता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि डर अच्छा है, इतना डर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए पर इतना होना चाहिए। ये कितना डर है, वो इतना ही डर है कि उतना ही डर है एपिसोड में आए और गए और फिर हो गया, जो भी समझना था समझ गया, जो भी दिखाना था दिख गया। इरोटिसिज्म, ठीक है। इरोटिसिज्म एक्चुअली व्हेन यू गो बियॉन्ड सेक्सुअलिटी, यू गो बियॉन्ड द कैरेक्टर्स डिजायर, टेंशन, चर्ज, ये सब के परे जाके जब आप सिर्फ एक मतलब न्यूट्रल बॉडी के तौर पे उसको डील करेंगे ना, तो फिर एक तरीके से एरोटिज्म कहा जा सकता है। उनका कहना है कि बॉडी का होना ही बहुत इरोटिक है, एग्जिस्ट करना ही बहुत इरोटिक है। एक बॉडी का प्रेजेंस होना, जब वो फुल फ्लेजेड प्रेजेंस होता है, एन बोगट का कहना है कि दैट इज द मोस्ट इरोटिक थिंग एवर। फिर आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में जो भी कल्चरल स्टीरियोटाइप है, ये आपके कल्चर के हिडन ट्रुथ है, उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। स्टीरियोटाइप के केस में उनका कहना है कि स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर बहुत बुरा नहीं है, पर बहुत कॉन्शियसली और स्मार्टली यूज करना चाहिए। फिर आता है एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट बोलने से उनका मतलब है कि जो चीजें आपको वल्नरेबिलिटी तक ले जाए या ट्रूथ तक ले जाए, या जो चीज आपको वल्नरेबल होने पे मजबूर करे, दैट इज द एम्बेरसिंग एलिमेंट। मतलब बोलने का ये मतलब है कि कोई भी एम्बेरसिंग एलिमेंट हो तो उससे आपको मुकरना नहीं चाहिए, रादर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए विद द फैक्ट दैट इट्स गोइंग टू बी विथ मी फॉर नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। द लास्ट, रेजिस्टेंस। एन भुगट बहुत बार कह चुकी है बहुत जगह पे कि आर्ट इज बॉर्न फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स, कि जब भी आपको कोई बाधा आती है तभी आप कुछ इंस्पायर करते हैं, तभी उसको तोड़ के निकलने में आपकी जो स्ट्रगल लगती है, उसके थ्रू यू फाइंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और नहीं तो तब तक आपको रेजिस्टेंस बरकरार बनाए रखना पड़ेगा। मतलब अगर दुनिया से आपको रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, एटलीस्ट खुद के फिल्म में खुद तो रेजिस्टेंस बनाना ही चाहिए, एज ए प्रैक्टिस पार्ट ऑफ इट ऑब्वियसली, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे व्यू पॉइंट्स एंड कॉम्पोजिशन है, ठीक है।
छोटा ही है, इसीलिए बोल रहे थे कि आज हो सके तो दो चीजों के ऊपर बात करें। आपको नया वाला टैब दिख रहा है बायोमैकेनिक्स का? यस सर। Yes, sir. ओके, एक 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद बायोमैकेनिक्स शुरू करेंगे। 7:30 को शुरू करेंगे, ठीक है? यस, आई एम बैक। थोड़ा सा हम मैरिड के ऊपर भी बात कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो ए शॉर्ट थिंग। सर एक क्वेश्चन था। यस, तो पूछिए। जो 9 व्यू पॉइंट्स है,
तो हाँ वो जो हमारे फोक डांस है कथकली और छाऊ से इसलिए भी रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि आई गेस फोक डांस जो सारे हैं ये भी थोड़े से मूवमेंट बेस्ड है। यस डांस यस डांस ड्रामा। और जो इन्होंने व्यू पॉइंट्स के हैं, ये भी ज्यादातर इन्होंने म्यूजिकल वाले की ज्यादा बात की है, म्यूजिकल थिएटर की। तो हम्म। इस वजह से दोनों थोड़े से रिलेटेड हो सकते हैं क्या? यस यस सिमिलर एलिमेंट की वजह से ही रिलेट कर पाए ना, उस वजह से टेक्निक सिमिलर हो गए। वो जो एन बोगाट आके ईस्टर्न फिलोसफी से उठा के लेके गई, क्यों लेके जा पाई? बिकॉज द थिंग दैट शी वाज सीकिंग वाज काइंड ऑफ सिमिलर। ओके। हाँ, एक्चुअली आपके अगर मन में कुछ भी एट रैंडम सवाल हैं, टुडे इज द बेस्ट डे टू आस्क, बिकॉज आज के दोनों ही चीज़ें बहुत छोटे छोटे हैं। सो टुडे वी हैव टाइम। कल परसों के दोनों जो इंडियन मेथड रसा थ्योरी वो थोड़े बड़े हैं, फिर से वो एंड ऑफ द क्लास चला जाएगा। सो वट एवर इज इन योर माइंड, आई वुड सजेस्ट कि आप पूछ लो आज कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। करना है क्वेश्चन आंसर सेशन और शुड आई गो टू द बायोमैकेनिक्स मॉड्यूल? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके अक्षय। You can continue right now, sir. ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे मायरहोल्ड की बायोमैकेनिक्स के ऊपर। बायोमैकेनिक्स क्या है बेसिकली? बायोमैकेनिक्स एक एक्टर ट्रेनिंग सिस्टम है, फाइन, जो मायरहोल्ड ने बनाया, अर्ली 20th सेंचुरी में बना है। ये एक्टर के बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ये फोकस क्या करता है? मूवमेंट, रिदम और इफिशियंसी पे। मायरल का कहना है कि एक्टिंग जो है वो साइंटिफिकली ट्रेनेबल फिजिकल क्राफ्ट है। सिर्फ इमोशनल एक्सप्रेशन देना ही एक्टिंग का एकमात्र काम नहीं है। ये मायरल का सबसे मेजर एक प्रोपोजिशन है, साइंटिफिकली ट्रेनेबल फिजिकल क्राफ्ट। मायरहोल्ड का की प्रिंसिपल, मतलब एक तरीके से कोर प्रिंसिपल अगर हम बात करेंगे, तो मायरहोल्ड कह रहे हैं कि इमोशन से ही मूवमेंट आए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। रादर इमोशन मूवमेंट का प्रोडक्ट है। जब हम मूवमेंट करेंगे तब इमोशन आएगी, जब हम मूवमेंट नहीं करेंगे तब इमोशन जेन्युइन नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो बात है इसके बहुत सारे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, इसके ऊपर तर्क हो सकता है, पर मायरहोल्ड ने काफ़ी सारे चीज़ों से, काफ़ी सारे एक्सरसाइज से इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इमोशन इज बेसिकली ए जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट। इसको इसको एक्सप्लेन हम इसके एंड में करेंगे, ठीक है। तो हम मायरहोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मायरहोल्ड स्तानिस्लावस्की के डायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं मॉस्को आर्ट थिएटर में, ठीक है। और फिर स्तानिस्लावस्की के साइकोलॉजिकल रियलिज्म से एकदम हट के आ गए और एक स्टाइलाइज्ड फिजिकल अप्रोच बनाने की कोशिश की। मायरहोल्ड वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉमेडिया dell'arte। कॉमेडिया dell'arte एक आर्ट फॉर्म है जहाँ पे स्टाइलाइज्ड मूवमेंट के थ्रू, स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर के थ्रू कहानी बताई जाती थी। दिस इज ऑल्सो अनदर क्लास ऑल टुगेदर, पर कॉमेडिया dell'arte भी आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कॉन्सर्न नहीं करता है, ठीक है। बस एक बार आप
जाके विकी पेज पढ़ के जाइएगा, ताकि यू जस्ट नो अबाउट इट। इट्स ए 5 मिनट्स रीड, बस उतना तो करिए, ठीक है। मेरा मैं कहने का मतलब ये है, टर्मिनोलॉजी इधर चैट बॉक्स में डालने का मतलब यही है कि आप ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ से अनजान रह जाए, आए ना आए आपको जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक जानकारी। ऐसा ना हो, एटलीस्ट इतना हो कि आपने एक बार तो सुना है प्रिपरेशन पीरियड में, ठीक है। बिल्कुल अनजान नहीं होना चाहिए। तो ये कॉमेडिया दलाटे, सर्कस, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, इन सब से मायरहोल बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद उन्होंने 1920s के आसपास रशिया में, मतलब तब के वक्त सोवियत यूनियन, जाके उन्होंने बायोमैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि ये एक्टर ट्रेनिंग के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। और ये एक तरीके से एक पॉलिटिकल टूल भी बन गया है, क्योंकि मायरहोल कहते हैं कि सोवियत यूनियन का जो मैकेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब मैकेनिज्म की तरह, मशीन की तरह जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के साथ ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अलाइन करती है, ठीक है। रेवोल्यूशन के बाद, रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो एक नई रशिया बनी, मायरहोल उस रशिया में, रशिया के लोग हैं, उस दुनिया में आर्ट का एक काम था कि वो एक नया सोसाइटी का निर्माण करे, और एक नया सोसाइटी जो बना है पोस्ट रिवोल्यूशन, उसके लिए अपने आर्ट, अपनी क्रिएटिविटी को कैटर करे। हम्म। तो मायरहोल्ड ने सबसे पहले साइकोलॉजिकल रियलिज्म के ऊपर कमेंट करके एक नया चीज लाना उचित समझा। और ये भी एक तरीके से अवांगार्डे अप्रोच है, वो जो एक्चुअल अवांगार्डे मूवमेंट है उससे मायरहोल्ड बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, फ्यूचरिज्म, सिंबलिज्म, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मायरहोल्ड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, और ये तीनों को भी अवांगार्डे मूवमेंट माना जाता है, ठीक है। मायरहोल्ड को लगता है थिएटर को ना सिर्फ विजुअली, ऑल्सो रिदमिकली भी काफ़ी ज़्यादा साउंड एंड पोटेंट होना चाहिए, ठीक है। तभी वो जाके एक मास के लिए एक्सेसिबल और अप्रोचेबल बन पाएगा। मायरहोल्ड के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला है एटूड, ठीक है, रशियन वर्ड है, ठीक है। एटूड का मतलब है स्टडी। स्टडी मतलब क्या? फिजिकल स्टडी, ठीक है। शॉर्ट रिपीटेबल फिजिकल स्टडी जो आपको कंट्रोल, रिदम और कोऑर्डिनेशन के बारे में बताए। आपकी बॉडी को कंट्रोल, रिदम और कोऑर्डिनेशन की आदत लगाने के लिए शॉर्ट रिपीटेबल फिजिकल मूवमेंट चाहिए, एतूट, ठीक है। फिर है प्रिसीशन। एक बार आपने फिजिकल मूवमेंट को चुन लिया, ईच मूवमेंट इज हैव टू डिजाइन विथ इंटेंशनलिटी एंड फॉर्म, कि अगर आपको मन से ये इंटेंशन आ रहा है कि आपको हाथ घुमाना है, तो आप हाथ को कितना घुमाएंगे। मान लीजिए आपने हाथ को सामने से पीछे की तरफ ले गए, हाफ सर्कल घुमाया, तो आपको हाफ सर्कल ही घुमाना चाहिए। आपको उसको इनर्शिया पे छोड़ नहीं देना चाहिए कि अरे हाथ थोड़ा उठाने का मन कर रहा है, चलो स्टाइलिश के नाम पे हाथ पूरा घुमा देता हूँ। नहीं, आपको इंटेंशनलिटी के साथ फॉर्म को दिखाना है और बहुत ज्यादा प्रिसीशन लेना है, ताकि कोई भी वेस्ट मूवमेंट ना हो, एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, ठीक है। फिर आता है रिदम एंड टेम्पो। ये हर एक एक्शन के लिए आपको समझ में आता है कि रिदम एंड टेम्पो इज नेसेसरी बाय डिफॉल्ट है। मतलब कोई भी एक्शन करेंगे उसका एक टेम्पो होगा ही, कोई भी कुछ करेंगे उसका एक रिदम होगा ही। बात करें, मूव करें, चले, कुछ भी करें, तो एवरी जेस्चर, एवरी मूवमेंट इज रिदमिक एंड हैज टू बी रिपीटेबल। कंक्लूडिंग जेस्चर नहीं करना चाहिए, रिपीट करते रहना चाहिए। ये रिपीट करने का चक्कर ये है क्योंकि मूवमेंट बेस्ड है, फिजिकल थिएटर की तरफ जा रहा है, रियलिज्म को नकार रहा है, तो उस वजह से बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिदमिक हो जाता है। और कोई चीज रिपीट करो तो रिदम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाए। उसके बाद आता है एक्सप्रेसिव एफिशिएंसी। एक्सप्रेसिव एफिशिएंसी का मतलब क्या? द बॉडी
should communicate directly without dependence on text or emotion. जो चीजें आप टेक्स्ट के थ्रू बताते हैं या बताना चाहते हैं, वो चीजें आपको बॉडी के थ्रू भी बताने आना चाहिए। ठीक है, बॉडी के थ्रू बताने आना चाहिए मतलब आपको टेक्स्ट और इमोशन को पूरा छोड़ देना नहीं, पूरा नहीं छोड़ देना है, एटलीस्ट जो भी फीलिंग्स है उसको उस पर डिपेंड हुए बिना एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बॉडी को उतना ही इंडिपेंडेंट बनाना है, मेन बात यह है। ठीक है, स्कोरिंग ऑफ फिजिकल एक्शन कि जैसे बीथोवन हो, बाक हो, मोजार्ट हो, उन्होंने जैसे अपने कॉम्पोजिशन बनाए हैं, हर एक म्यूजिकल की स्कोरिंग की है, नोटेशन लिखा है, इसी तरीके से मूवमेंट को भी एक तरीके से स्कोर करना आना चाहिए, उसको नोटेट करना आना चाहिए, उसको कागज में लिखना आना चाहिए, उतना ही प्रिसाइज और डेफिनेट मूवमेंट होना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो बात कहीं ना कहीं स्टेला एडलर कहती है, ये भी कहते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कि फिजिकल ट्रेनिंग इक्वल्स टू इमोशनल रेडीनेस। आपको इतना ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है कि वो आपको किसी भी इमोशनल रेस्पॉन्स के लिए तैयार कर देता है, ना कि नम कर देता है। कुछ कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि नम कर देगा, पर ये नम नहीं करता है, ये रादर तैयार करता है। इसी से आप देखेंगे कि फिजिकल थिएटर के साथ साथ इंडियन थिएटर के बहुत सारे ताल्लुकात मिल जाते हैं। जैसे आप छाव करते हैं, आप इमोट करते हैं, आप कथकली करते हैं, आप इमोट करते हैं, आप कुडियाट्टम करते हैं, आप इमोट करते हैं, आप यक्षगाना करते हैं, आप इमोट करते हैं, बहुत ज्यादा इमोट करते हैं रादर। ठीक है, पर ये सारे ही अप्रोचेस बहुत ज्यादा ट्रेनिंग बेस्ड है। 5-5 साल, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल प्रैक्टिस करने के बाद आपको स्टेज में जाके 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो दे बाय डिफॉल्ट बिलीव्स दैट कि रिगोरस फिजिकल ट्रेनिंग से ही आपकी इमोशनल रेडीनेस आएगी। ठीक है, जो कुडियाट्टम है, आई डिड 3 months ऑफ कुडियाट्टम, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि कुडियाट्टम इज वेरी डेलिकेट जब परफॉर्मेंस आप देखेंगे। ठीक है, अब उस डेलिकेट परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म के लिए जो ट्रेनिंग आपको इनिशियली कराया जाता है, वो ट्रेनिंग बिल्कुल डेलिकेट नहीं है। इट्स सो रिगोरस, सो रिगोरस, सो रिगोरस कि आपको लगेगा कि दुनिया के सारे जिम बंद कर देना चाहिए और आपको कुडियाट्टम और कथकली करने भेज देना चाहिए, जिनको भी जिम जाने का शौक है। मोर टफ, इतना रिगोरस ट्रेनिंग है। तो उस रिगोरस ट्रेनिंग को करते हुए स्लोली 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 दे प्रिपेयर योर बॉडी एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस इमोशन टू इट, एंड द इमोशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम थ्रू फिजिकल एक्शन ओनली। पर उस फिजिकल एक्शन को उतने प्रिसिशन और स्पेसिफिसिटी के साथ इंटरनलाइज करके करने के लिए आपको वो रिगोरस ट्रेनिंग चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये भी कुडियाट्टम का ही है। ठीक है, आप लोगों ने वो कहानी सुना होगा, वो जो शिव तांडव स्तोत्र है, सर जटाट, नाम हाँ, यस, नाम सुना है शिव तांडव स्तोत्र का, पर ऐसे इनकी स्टोरी नहीं पता। वो जटाटवी गलत जल प्रभाव अभिगस्थले डमट 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 करके जो टेक्स्ट है, आई एम नॉट वेरी मच वेल वर्स्ड विद द टेक्स्ट। ठीक है, वो जो है वो रावण ने लिखा है। ठीक है, इसका रचयिता रावण है। रावण ने ये कब लिखा है? रावण एक बार वेंट टू मेट शिवा इन कैलाश। ठीक है, और फिर बिकॉज रावण इज लिटिल एरोगेंट, वाज ऑलवेज एरोगेंट, शिवा थॉट ऑफ टीचिंग रावणा ए लेसन। ठीक है, तो रावण को लगता है कि रावण डिसेबल के क्लास में सबसे टॉप क्लास डिसेबल है, डिवोटी है, भक्तों के दुनिया का ऐसा इलीट है वो। तो वो जब कैलाश में गया तो ही एक्सपेक्टेड शिवा टू एक्नॉलेज हिम, ग्रीट हिम। तो वो जब कैलाश के नीचे रुका था, शिव तो अब बिकॉज इट्स ए मैथोलॉजिकल स्टोरी, इट हैज a lot of like leap of faith in it. So Ravana expected Shiva to greet him from the top of Kailash when he is at the beneath of Kailash, ऐसे नीचे है, ठीक है, ग्राउंड में।
पर शिवा ने बहुत एकदम टिपिकल इग्नोर मारा रावण को। तो रावण बहुत गुस्सा हो गया, तो रावण नीचे से ही शिव जी को पुकारा, तो शिव जी फिर भी उसको इग्नोर किया, एकदम फुल ऑन इग्नोर किया। तो तब रावण ने सोचा कि अरे रावण को ऐसा कर रहे हो, रुको मैं आपको बताता हूँ। तो रावण ने सोचा कि ये शिव जी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी डूइंग ध्यान, बट रावण इज ऑल्सो वेरी वाइज, दो एरोगेंट बट स्टिल वाइज, सो ही कुड अंडरस्टैंड कि शिव जी ध्यान नहीं कर रहे, ही इज जस्ट इग्नोरिंग हिम, ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू क्लोज हिज आईज एंड डूइंग सम मेडिटेशन। तो रावण को लगा कि ये पहाड़ को थोड़ा हिला देते हैं ताकि शिव जी को मेडिटेशन है टूट जाए, तो और बहाना नहीं मिलेगा मुझे इग्नोर करने का। तो रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया अपने हाथों में, ठीक है, और उठा के उसको ऐसे से हिलाया, अपने दोनों हाथों में उठा के कैलाश पर्वत को हिलाया। फिर भी शिव जी स्टिल मेडिटेटिंग, क्लोज्ड आइज, कुछ बेकार नहीं, मतलब कुछ आ नहीं जा नहीं रहा है, कैलाश हिल रहा है तो क्या हुआ, शिव जी डूइंग नथिंग। तो रावण को लगा कि अरे ये आदमी अभी भी नहीं हिल रहा है, तो ही स्टार्टेड प्लेइंग ऐसे थ्रो एंड कैच विद कैलाश। तो जब इतना कुछ कर दिया तो शिव जी को लगा कि अरे ये तो बहुत ही एरोगेंट है, ये तो मान ही नहीं रहा है, एंड कॉन्स्टेंटली प्लेइंग विद कैलाश लाइक ए कैच कैच बॉल। तो शिव जी ने अपने पैरों से कैलाश को थोड़ा दबाया, जैसे ही दबाया कैलाश बिकेम सो हैवी रावण कुडंट लिफ्ट इट अप एनीमोर, और उसके हाथ से ऐसे जमीन पे आ गई और उसके हाथ कैलाश के नीचे दब गए। एंड नाउ शिवजी's turn to play with रावण, एंड शिवजी's putting प्रेशर टो के थंब से, पैर के थंब से, मतलब पैर की एक उंगली से प्रेशर पुट कर रहे हैं, जिससे रावण हाथ कैलाश के नीचे से निकल नहीं पा रहा है और हाथ और दब जा रहा है और दब जा रहा है। तो रावण को समझा कि नाउ ही हैज gotten angry at me, so at that point he decided this Jataatavi Garajole Prabhavamtasthale, this Shiva Tandav Stotram to please Shiva, and then Shiva got pleased and वो उन्होंने पैर उठा लिया तो रावण ने अपना हाथ निकाला। ये स्टोरी है जो कुडियाट्टम में डिपिक्ट किया जाता है। जैसे आपको पता है कि मोस्टली क्लासिकल फॉर्म में ऐसे मैथोलॉजिकल स्टोरीज के डिपिक्शन होते हैं। उसमें एक ट्रेनिंग है जहाँ पे जाके इट्स ए फिजिकल ट्रेनिंग, नथिंग इमोशनल। वो आपको सिखाते हैं कि हाउ टू लिफ्ट अप ए माउंटेन। पहले दिन आपको कुछ लगता नहीं है, बट ट्रस्ट मी स्लोली आई डिड इट, सो आई नो इट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, कि विथ टाइम आप जब उसको करते हैं ना, कि द लिफ्टिंग पार्ट ऑफ इट, हवा में आप हवा से माइंड करते हैं कि आप बाहर उठा रहे हैं और उससे खेल रहे हैं, यू स्वेट profoundly, your body sweats because the kind of training they give, the training has it innate understanding, आपके बॉडी को वो बिलीव करवाता है कि you are lifting something as heavy as कैलाश, तो इट्स वर्क्स लाइक a placebo effect। जबकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, खाली है, your body feels like you are lifting something dead heavy। Obviously you as a human you cannot lift up Kailash, but it's like beyond your capability and you are trying to lift it up and you have lifted it up and now you're playing with it, so your body has to take a toll and it sweats profusely. So this is how action can lead to things। उतना कनेक्शन है। तो जब मायर होल्ड बोल रहे हैं कि इमोशन मूवमेंट का प्रोडक्ट है, नॉट द अदर वे अराउंड, तो मुझे मानने को बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बाकी जो है वो भी प्रॉब्लम मतलब झूठ है, ऐसा नहीं है कि ये सच है तो बाकी झूठ है। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट्स योर अप्रोचेस। आपके अप्रोच से ही सारे डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। अगर आपके अंदर की इंटेंशनलिटी अगर आपने ठीक से नहीं कर पाए, इंटरनलाइज ठीक से नहीं कर पाए, तो फिर उसमें भी रावण का पहाड़ उठाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू वोंट स्वेट इफ यू जस्ट सिंपली शोइंग दैट कि हाँ ये देखो मैंने पहाड़ उठाया और ये देखो मैं पहाड़ से खेल रहा हूँ, व्हाट इज गोना हैपन? नथिंग इज गोना हैपन। बट द मोमेंट यू डिसाइड टू डू इट, द काइंड ऑफ फिजिकल, वो जो फिजिकल ट्रेनिंग है ना, वो फिजिकल ट्रेनिंग क्या करता है पता है क्या? इट प्रिपेयर्स यू, इट प्रिपेयर्स योर माइंड। उसके साथ जो मिड़ाव बजता है टका 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 टका, उसका एक जो रिदम है, दैट रिदम
and the body stances, the kind of way you prepare your body, okay, now I'm the Ravana and I'm going to lift of Kailash, all those mental preparation takes a lot of toll. It takes you there, prepare yourself. तो ये जो मेंटली कन्विंस करने की बात है, उसके लिए भी तो आपको प्रिपरेशन चाहिए। आज मैं आपको बोल दूं कि अक्षय चलिए आप रावण है, आप बाहर उठाइए, नथिंग्स गोना हैपन। सो फिजिकल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ मेथड और उसके प्रॉपर आउटपुट के लिए सच में बहुत रिगोरस प्रोसेस ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, बायोमैकेनिक्स के जो इतूद की बात कर रहे थे ना हम शुरुआत में, उस इतूद में ऐसे 4 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, उनके जो रशियन नाम है उनसे ही उनको पढ़ा जाता है। एक है उत्काज। उत्काज मतलब प्रिपरेशन, कि आपकी बॉडी को आपने प्रिपेयर किया। आपके बॉडी को प्रिपेयर कर मतलब एनर्जी स्टोरिंग आपके बॉडी में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पोसाइल, इट्स कॉल्ड एक्शन और डिलीवरी। ठीक है, आप अभी एक्शन करेंगे, उसके लिए आपके अंदर क्या चाहिए, आपके अंदर डायरेक्शन चाहिए कि कैसे करेंगे, और इंटेंशन चाहिए। ठीक है, फिर आता है टोचका। टोचका मतलब पीक पॉइंट, इट्स द क्लाइमेक्स ऑफ द एक्शन, मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट, जहां पे इज द पीक ऑफ इट, ऑफ योर मूवमेंट। एंड देन द लास्ट वन इज ट्रोइका, दैट इज कमिंग बैक, रिकवरी। ठीक है, कि आपने वापस एक न्यूट्रल पोजीशन में आ गए एंड यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट एक्शन। तो ये जो उत्काज, पोसाइल, टोचका और स्टोइका है, ये 4 चीजें ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में है, घूमते रहते। इट्स लाइक बो एंड एरो, ड्रॉइंग द बो, तीर धनुष में, तीर धनुष की तरह, कि आपने धनुष खींचा, दैट इज उत्कर्ष, प्रिपेयरिंग, रिलीजिंग द बो, इट्स लाइक पोसाइल, हिटिंग द टारगेट, द क्लाइमेक्स, इज टोचका, और फिर आपने फिर से रिकवर कर रहे हैं बाण निकाल के धनुष में लगाने के लिए, दैट इज ट्रोइका। ठीक है, रिकवरी। तो ये 4 चीजों के थ्रू आपको ये जो इतूद है, कोई भी फिजिकल एक्शन है, उसको समझना चाहिए। बायोमैकेनिक्स की ट्रेनिंग से आपको फिजिकली आर्टिकुलेशन बहुत बढ़ जाता है, एक्शन की इफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, आप इमोशनली मूवमेंट और इमोशन का जो कनेक्शन है उसको भी बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। ठीक है, मायर होल्ड अपने एक्टर को एथलीट कहते थे, बिकॉज इट्स दैट मच ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग ही वांट्स हिज एक्टर टू गो थ्रू, कि वो एथलेटिक के लेवल पे चला जाता है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि वो जो कंसंट्रेशन की बात हमने काफी बार काफी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया है, उसमें जो कंसंट्रेशन की बात है, किस तरीके की कंसंट्रेशन, वो मायर रूल की इसमें आके हमको समझ में आता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। एक है स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन और मेडिटेटिव कंसंट्रेशन, और एक है एथलेटिक कंसंट्रेशन। 2 तरीके का कंसंट्रेशन। जैसे मेडिटेटिव कंसंट्रेशन क्या है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब भी आप मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन, जब भी आप मेडिटेट करते हैं, आप दुनिया के हर जगह से कट ऑफ हो जाते हैं और अपने अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और वो जो पिनियल ग्लैंड है उस पर फोकस करते हैं, खैर वो तो अलग बात है, पर अपने अंदर आ जाते हैं। सो इट्स लाइक एन इंट्रोस्पेक्शन, यू आर फोकसिंग ऑन इनसाइड, यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। ठीक है, थियरी कह रहा है कि ये जो मेडिटेटिव कंसंट्रेशन है, ये एक एक्टर का बहुत काम का नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस करो कुछ और अचीव करने के लिए, पर एज एन एक्टिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल नहीं है। हेल्पफुल है एथलेटिक कंसंट्रेशन। ऐसा जो एथलेटिक स्पोर्ट्स पर्सन में होता है, स्पोर्ट्स पर्सन भी एक तरीके की कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए जब कोहली बैट कर रहा है, ठीक है, तो अगर मेडिटेटिव कंसंट्रेशन हुआ तो वो इतना फोकस्ड है कि फिर उसको सिर्फ बॉल दिखेगा। ठीक है, और कुछ नहीं दिखेगा।
सिर्फ बोल देंगे, दैट इज मेडिटेटिव कंसंट्रेशन, फोकस्ड। पर एथलेटिक कंसंट्रेशन क्या बोल रहा है, कोहली को ये भी दिख रहा है कि बॉल कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, कोहली को इसलिए भी दिख रहा है कवर ट्रैप में प्लेयर है कि नहीं है, फील्डर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, बाउंड्री के किस तरफ खाली है, ऑफ साइड खाली है, लेग साइड खाली है, किधर मारना है किधर नहीं मारना है, अप्रोच करके छक्का मारना है कि रन लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली कोहली इज डूइंग, दिस इज एथलेटिक कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि आप कंसंट्रेट तो करो, पर कंसंट्रेशन के साथ साथ अवेयरनेस को लूज मत करो। मेडिटेटिव कंसंट्रेशन में दिस नॉट गोना वर्क, कि अगर आप किसी कमरे में बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं तो और आपको पूरे कमरे की अवेयरनेस के बारे में पता है, तो वो आप अलाउ नहीं करेंगे। आपके जो भी गुरु होंगे, फैसिलिटेटर होंगे, वो बोलेंगे कि आप सारे कट ऑफ करो, आप अपने अंदर जाओ, अंदर झांको झांको झांको, कॉन्टेम्पलेट करो, इंटरनलाइज करो 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 करो, पर वो कुछ अलग अचीव करने के लिए ठीक है। पर ऑन स्टेज आपको एथलेटिक कंसंट्रेशन की ही जरूरत है सबसे ज्यादा। डिफरेंसेस अभी मैं वापस नहीं बताता हूँ, क्योंकि इट्स ऑल द सेम नाउ। अभी इतने से डिफरेंसेस बता रहा हूँ, नथिंग मच लेफ्ट, ठीक है। मायरहोल का जो मेथड है वो बाद में जाके ग्रोतोस्की, पीटर ब्रुक, लेकॉक और बहुत सारे फिजिकल थिएटर को इन्फ्लुएंस किया है। फिजिकल थिएटर कंपनी मायरहोल को बहुत ऐसे भगवान की तरह ही पूजते हैं। ग्रोतोस्की और पीटर ब्रुक के बारे में हमने पहले बात किया, ग्रोतोस्की तो खैर पढ़ा ही है, पीटर ब्रुक हमने पहले मेंशन किया है। इधर एक नया नाम जुड़ा है, लेकॉक, जैक लेकॉक करके एक प्रैक्टिशनर है, पेरिस बेस्ड। पेरिस में उनका इंस्टीट्यूट भी है, लेकॉक इंस्टीट्यूट, जहाँ पे लेकॉक की थियोरी पढ़ाई जाती है, उसके ऊपर एक्टिंग के ऊपर काम कराया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी फिजिकल काइंड ऑफ एन एक्टिंग। इंडिया से लोग बहुत जाते हैं लेकॉक के उधर पढ़ने के लिए, पढ़ के आते हैं वहाँ से। ये जो आपके साथ बात किया ना थोड़ी देर पहले, ये जो साइकिल है, उत्कास, पोसाइक, टोचका, स्टोइका, इसका अगेन मैं एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का एग्जांपल देता हूँ। रशिया से हमको पढ़ाने के लिए टीचर आते थे, एनएसडी में आते हैं, तो वो ऐसे महीने भर के लिए आते हैं कुछ। उनका जो पहला वीक है, वो पहला वीक हमको सिर्फ ये 4 चीज़ ही कराते हैं रोज, और कुछ नहीं करना है हमको। पहले एक्सप्लेन करते हैं, और फिर वो एक इजी टर्मिनोलॉजी है रशियन में, उसको बोलते हैं ई रास्त्वा, ठीक है। इसका मतलब है प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, लूजिंग योरसेल्फ, एंड अगेन रिकवरिंग योरसेल्फ, कमिंग बैक, ई रास्त्वा। हमारे हाथ में एक बॉल दिया, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है उस हाथ में बॉल पकड़ो, दैट इज ई। बॉल को हल्का ऊपर उछलो, बहुत थोड़ा सा ऊपर उछलो, ऐसे आप मान लो आपके वेस्ट लेवल में हाथ है ना, हाथ को सामने की तरफ लाइए और फिर उसको इतने उछलिए कि वो आपके चेहरे तक उछले, और फिर उसको दूसरे हाथ से, नॉन डोमिनेंट हाथ से कैच कीजिए। तो जब हाथ में बॉल है, डोमिनेंट हाथ में बॉल है, दैट इज ई। जब आपने बॉल को थ्रो किया, दैट इज रास। और जब अपने नॉन डोमिनेंट हाथ में बॉल रिसीव किया, दैट इज त्वा। नाउ यू हैव टू जस्ट डू इट अगेन विद द नॉन डोमिनेंट हैंड, ई रास त्वा। We used to do it for 3 hours for one whole week. That's the only thing he used to make us do. धीरे धीरे जाके उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड होते थे, जैसे मान लो इस तरीके की चीज़ें कि धीरे 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 ब्रीदिंग को स्लो करो, थोड़ा चलो, पर चलो भी ऐसे मिनट हैंड की स्पीड में चलो, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, नथिंग इज फास्ट, एवरीथिंग इज क्वाइट स्लो, और उसमें भी ऐसे मिनट हैंड स्लो, उतना तक ही काम हो रहा था। इतना स्लो में हम 1 हफ्ते तक की। अब शुरू शुरू में हमें भी बोर लगता था कि भाई ये क्या ही करा रहा है, पर 1 हफ्ते बाद जब उसने एक्चुअल एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस किए, तो हमको समझ में आया कि बिकॉज वी वेयर डीलिंग विद दिस मच ऑफ स्लोनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन एक्शन इन दिस डिटेल, कि हमको बोर लग रहा था और हमको समझ में नहीं आ रहा था कब हमारे बॉडी को इनकॉर्पोरेट हो गया, बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया बहुत सारी चीजें। हम ऊपर से बोर हो रहे थे, पर अंदर से बॉडी वाज अडॉप्टिंग, एंड इट वाज हेल्पिंग अस हफ्ते भर बाद से। तो
ये जो प्रिपरेशन वाली चीजें हैं, प्रॉपर फैसिलिटेटर के साथ लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करने से फ्रूटफुल रिजल्ट तो देता है। फ्रूटफुल छोड़ो, एटलीस्ट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली प्रोवाइड करता ही है। ठीक है, इसके कुछ कुछ कॉमन एक्सरसाइज हैं। एक है स्लैप, जहाँ पे दो लोग होते हैं। पहले वो सारा चीज करना पड़ता है, एतुद, प्रिसिशन, रिदम, टेम्पो, एक्सप्रेसिव एफिशिएंसी, फिजिकल एक्शन। ये सब चीज करने के बाद आपको पहले फिर डिसाइड करना पड़ता है आपका ये उत्कास, पोसाइल, टोचका, स्टोइका क्या होगा, और फिर आप एक दूसरे को स्लैप करते हैं। सच में स्लैप करते हैं, शुरू में मिमिक करते हैं, बाद में स्लैप करते हैं। क्या करना है आपको? उसका इम्पल्स फील करना है, उसके रिएक्शन को फील करना है और बैलेंस आउट करना है। वो शुरू में सच में थप्पड़ मारता है और धीरे धीरे वो मिमिक करने को जाता है, ताकि आपको सिर्फ एक्शन से ही वो इंटेंशन फील हो। ठीक है, इंटेंशन फील हो, इंटेंशन फील। इट्स अ फन एक्सरसाइज टू डू द स्लैप। फिर है थ्रोइंग द स्टोन, सेम थिंग, बस आपको बस स्टोन थ्रो करना है। उसके लिए वो सारे जो प्रिपरेशन है, और फिर आपको एनर्जी, इंटेंशनलिटी, कैसे थ्रो करना है, किस एंगल में थ्रो करना है, किसके लिए थ्रो करना है, किस पर्पज से थ्रो करना है, वो सारी चीज़ों को डिफाइन करने के बाद बस थ्रो करना है, माइम करना है बेसिकली। ठीक है, और फिर एक पॉपुलर एक्सरसाइज है द स्टैब। सेम थिंग, जस्ट स्टैबिंग योर पार्टनर। सारा चीज करने का बेसिक मकसद ही ये है कि आपको ऐसे ऐसे तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट एक्शन चुनने हैं, जिन एक्शन के थ्रू आप चीजों को डिटेल में समझ सको। जैसे स्टेप करने के लिए आपको बॉडी की पूरी एनर्जी हाथ में शिफ्ट करके हाथ को ऐसे पैरेलली फ्रंट मूव कराना, एक एक्शन है बेसिकली। आप पेट में चारों छुरा खोप रहे हो, पीठ में घोप रहे हो, जैसे जैसे डिसाइड करोगे वैसे वैसे आपका एक्सप्रेसिव, बैलेंस, ड्रामेटाइजेशन, रिएक्शन, टाइमिंग, इंटेंशनलिटी सब बदलता जाएगा। उसको आप कैसे डील कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर। ठीक है, मेजरली मायरल को ऐसा लगता था कि जो सर्कस है उनको कोई शब्दों की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। उनको किसी एक्सटर्नल मीडियम नहीं चाहिए समझाने के लिए। आपको सब देखते हुए ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। इसके काउंटर मायरोल के समय पे दिया गया था कि उसमें उस हिसाब से समझने के लिए बहुत है ही नहीं। ठीक है, बहुत है नहीं मतलब क्या? इट्स अ फन थिंग, बहुत छोटे ऑब्जेक्टिव के काम कर रहा है। पर मायरोल कह रहे हैं कि भले ही सर्कस छोटे ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा हो और हमको समझा रहा हो, पर और भी मेजर क्या बोले उसको, और भी मेजर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव इससे कन्वे किया जा सकता है, जिसके लिए उनको बाद में कॉमेडिया डेल'आर्टे मिला। कॉमेडिया डेल'आर्टे में स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर है, पर वो कॉम्प्लेक्स थीम कर पाते थे कॉन्वे। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ 6 मिनट का। किधर गया, कैसे शेयर करेंगे? हाँ, दिख रहा है ना आपको? यस सर। व्यू पॉइंट्स, ऑन्सेम्बल की बात जो कर रहे थे, लुक एट इट।
we're back to explore chorus work, ensemble work that I've been developing on other production at the National, like The Kitchen, Emile and Detective, and Antigone. People had like very specific work they had to do, and then from those work and those movements, through repetition, we would develop a choreography together, and within the chaos, we would be able to really feel like as an ensemble, like an orchestra would move and play together, doing different movements. We're gonna start an exercise that I do with the actors early on in the process, like the first few days. It's a really good way to get to know each other, but also to create like an ensemble. I'm gonna just ask you to go from this still position to the highest speed you can reach in this space without hurting each other. And then once you reach that speed, you just slow down and come back to a still position. And off you go. Good, and slow down. Good, and then just go into a stop position. Very good. I'd like us to give numbers to all those speeds. We're going to go from 0, which is your still position, into a 2-7. And now we're just going to go to 1. And 1, we're just going to agree this is the slow motion. So you're in constant motion, okay? Let's go to the extreme. Give me like a run slow motion. Yeah, if you watch the Olympics. Yeah, and then go into 2. From that's on number 1. Go into 2. Like you walk on the beach. 7. 6, knowing that the 7 is a run, we can't run on the 6. So try to go as fast as you can without running, just to see what that feels like. Yeah. Now we've got to figure out 3, 4, 5. I think we're pretty clear with the 6 and 7. 5, how would you describe the 5? Efficient, confident, dynamic. Let's see 4. What's 4 then? Comfortable. So go slow down, go to 3. And now we just need to watch out between the 2 and 3. Go back to your 2. Go back on the beach. And so go from 2 to 3. And at the 7. And 0. So now we all warmed up. We all met each other. We all made eye contact and we all agree on those numbers. I think it's time for me to step out of it, and this is what I usually do at the end of the session or at the end of the exercise. Off you go. This is the tools. You know the numbers. You know the rules. You know how it works. The only thing I'll ask you to do is to really challenge it. Change often. Don't get too comfortable in pace 2, but also don't get caught in pace 7. There's no leader. We're working as a group. At the end of it, I'd like us to come to a pose. I'd like us to close our eyes and jump together at the same time. Now we all know those numbers and we all agree on the pace. I'd like us to take a look at how we can use this exercise to isolate someone. We're just going to go from pace 7, which is like the highest speed we can go to. I'm just going to throw instruction. Off you go.
Everybody 0 apart from Jody. Back to 6, everyone. So does that make sense? Like at some point, like I don't know where I'm supposed to look at, and then everybody is freezing and I can like see a dot and I'm like, okay, this is the bloke that we're interested in. There are people who love Austen and know what they're getting, and then I think they're surprised, but then they're always dragging people along who maybe are like, really? Am I gonna go see Jane Austen with you? I have to, because I'm married to you. And then they show up and, oh wow, this is kind of great. Eric had this brilliant but complicated idea of everything being on wheels. In rehearsal, we didn't have anything on wheels except I think one office chair. When you don't have a ton of money, you're sort of rehearsing with things that you're pretending. We carried stuff around and imagined what it would be like, and then when we got into tech, we finally started to figure out all that stuff. I could not bear to have you think me impertinent. I would rather anything in the world than be thought impertinent by a person like you. It afforded the opportunity to really, in a very cinematic way, give everybody a piece of the action and a different view, so that sometimes you get Eleanor, sometimes you get Eleanor, sometimes you get Edward, that kind of thing, and to keep it moving. And also sometimes have movement happen in these awkward pauses where they're so nervous they can't talk to each other. Tea? Dearest Miss Dashwood, can I trust you? Just as an observer, I remember this feeling that there's something about the way everything moves and the motion and the momentum between scenes that is very much akin to like the sensations you get reading a large sweeping novel. I think the exciting thing depicting Eleanor is the sort of tension between bodies, between men and also between women, which you'll see in our scene. Good heavens! Have you an understanding with Mr. Robert Burroughs? No, I never saw him in my life. But I am engaged to his eldest brother. There are a couple of Jane Austen societies in New York City, and they come with trepidation because they've heard about the wheels and, you know, kind of some of the crazy stuff that goes on, and they love it. And I think part of that is that there's so much humor in it, and Jane Austen often doesn't get credit for being such a great wit and humorist. In the Austen novels, there are some really eccentric figures, very eccentric characters. I assure you I am not mistaken about the name of the man on whom all my happiness depends. Mr. Edward It's different than what you're going to get at the movies or on television, and it should be. It's nice to hear people leave and say, that's why I love theater. That to me is the biggest compliment, when somehow they love this form of storytelling again. That's really great. It's a really fun thing to be a part of. Oh, splendor of sunburst breaking forth this day, where I lay my hands once more on having my wife. And yet it is not so much as men think, for the woman's sake I came to Troy, but against that next grew treacherous, who like a robber carried the woman from my house. My name is Stephanie Courtney, and I teach viewpoints and Suzuki work here in Ireland at the Gaiety School. I also teach in California, and I started training with Suzuki
25 years ago, not with Tadashi Suzuki, but in the methodology about 25 years ago. So I've been doing this for 25 years. Movement class involves just the physicality of the actor. We do viewpoints in Suzuki in the movement classes, but we also do some Laban work. And then I also do work in realism where, you know, the actor's body should tell me everything I need to know about the character, time of day, place, all of that. So that's what I pull out of the actor, is I should be able to tell everything without you having to utter a word. I actually have students that I taught 15, 20 years ago that still get in touch with me that say to me, I would not be able to live the life that I'm living now or do what I do now had I not taken a Suzuki class. Because what Suzuki's work does is it puts, the crisis is between your brain and the body overcoming that and actually being able to come into its own strength and endurance, which in a lot of cases is quite limitless. What it really does is that, yes, it strengthens the body and there's all of that kind of stuff, but what it does most efficiently and best is it strengthens the actor's will. It puts the actor in the physical confrontation of, if I give up, I lose. I have to keep fighting, I have to win. And the viewpoints work, I've come to realize, is really about being very open to external stimulus and being able to play with the external of what's going on, being connected to the room and time and space outside of our thoughts about the room and time and space. I mean, the thing about Suzuki actors are Suzuki actors can stand on stage in absolute stillness and completely captivate the audience. They don't have to do anything. And so Suzuki work gets us out of the sort of the tomb or the prison of our minds and what we think about things, and allows our body to find its strength and endurance. And it does, I do push my students, and I do push actors beyond, well beyond the point where they think that they're capable of. And when they find out, oh, that they are capable of that, it actually releases a whole new level of capability in a lot of ways. So that's my big pitch for Suzuki. So these are viewpoints outcome that you have seen. Let's have a look on few biomechanics outcome.
It has no sound actually, don't worry. ओके एक वीडियो है, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, ये आप देख नहीं पाएंगे शायद। ये आप फोन पे देखिएगा, दैट्स बेटर। मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली एक्चुअल मैनुअल बायोमैकेनिक्स वर्क। बाकी तो खैर उनके खुद के प्रैक्टिस है, मतलब अदर्स प्रैक्टिसिंग दैट। दिस मैनुअल से खुद के ट्रेनिंग के प्रैक्टिसेस की वीडियो है। सो यस, सो दैट्स ऑल अबाउट वेस्टर्न थिंग। आपने अभी जो वीडियो देखा बायोमैकेनिक्स के, आपने देखा ना वो स्टेप थ्रोइंग द स्टोन, हाउ इट वर्क्स, कि एक एक्शन को समझने के लिए, उसके साइकोलॉजी को, उसके प्रिसीशन को समझने के लिए एक्शन को एक्शन के तरह समझना काफ़ी नहीं है, उसको एनलार्ज करके, इट्स लाइक लुकिंग थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, एक्सपांड करने से ही चीज़ें बेहतर समझ में आती है। दैट्स वाई यू हैव टू स्लो इट डाउन ऑल्सो। कोई भी चीज़ फास्ट करने से उसके अंदर के डिटेलिंग नहीं समझ में आएगी,
उसको स्लो करके, एक्सपांड करके, स्ट्रेच करके ही समझ में आएगी चीज़ें अच्छे से. So that's what biomechanics, viewpoints, and composition is. Okay. So any question? नो सर. ओके, ये पढ़ लीजिए. ये थोड़ा पहले से कोई अगर एक्टिंग की प्रायर समझ ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, थोड़ा समझना मुश्किल होता है. पर इसको आप बहुत फोकस नहीं करेंगे तो भी शायद चलेगा मेरे हिसाब से. पर थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए. दिस विल हेल्प यू टू राइट आंसर्स एक्चुअली. और बाकी आपके मन में जो भी सवाल हैं, आपको जो भी दिखाना है, जो भी करना है, क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस, हाउ टू आंसर, फ्रेम आंसर, सब कुछ मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, सो दैट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो आई कैन डिस्कस इट इन क्लास. ओके. ये बाकियों को भी बता दीजिए इफ़ यू आर इन टच. इफ एनीवन वांट्स मी टू डिस्कस एनीथिंग, how to frame certain answers or check your answers and give you feedback, get this done. Okay. ऐसा नहीं है कि मैं वेडनेसडे के बाद करूँगा नहीं. आई एम ऑलवेज अवेलेबल, बट विद इन दिस पीरियड करेंगे तो लाइक ऑन फ्लो हो जाएगा. उसके बाद आई हैव टू पिक अप सम टाइम सेपरेटली और फिर करना पड़ेगा. बट आई विल डू इट, नो वरीज. बट आई वुड सजेस्ट, रिक्वेस्ट कि आप इस दौरान ही कर लें. ठीक है. Okay, that's all. Thank you so much. Have a good night.